मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। इस वक्त मेरे साथ कलीमुल हफीज़ साहब हैं जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं MIM के। अभी कल इन्होंने दौरा किया है जहांगीरपुरी का। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जहांगीरपुरी में इन्होंने क्या देखा, किस तरह से वहाँ पर जो उत्पात हुआ, पहले जो दंगा हुआ, उसके बाद से जो कल की जो कार्रवाई हुई है उसके बाद क्या सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। और उसके बाद ये भी जानना चाहेंगे कि ये प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से, पार्टी की हैसियत से, इनकी जो पार्टी वहाँ पर क्या कर रही है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो वहाँ पर जो दंगा हुआ उसके बाद आपने जो कल भी वहाँ पर दौरा किया है, पूरी सिचुएशन क्या है? देखिए, 16 अप्रैल को जो शोभा यात्रा बिना परमिशन के निकालने के बाद जो VHP और बजरंग दल के गुंडों ने वहाँ मस्जिद के आगे तांडव किया और मुसलमानों को के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ नारेबाजी की और मस्जिद पर अटैक करके और झंडा लगाने की कोशिश की, उसके बाद वहाँ के लोगों ने रिटेलिएशन में उन पे पत्थरबाजी की। उन्होंने भी एक दूसरे पे पत्थरबाजी की। कुछ लोग उसमें ज़ख्मी हुए। उसके बाद खेल फिर वही शुरू हुआ जो इस वक्त पूरे मुल्क में ट्रेंड बना हुआ है, चाहे वो करौली हो, चाहे वो खरगोन हो या कोई और दूसरा हिस्सा हो। पुलिस उसके बाद एक तरफा कार्रवाई करती है और यहाँ पे भी मुसलमानों को मुलजिम बनाकर एक साथ 14 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया और जेल भेज दिया। फिर हमने उसके ख़िलाफ़ काफ़ी आवाज़ उठाई और मीडिया से लेके और अखबार और पुलिस तक हम गए। फिर उसके बाद कुछ दूसरे ग्रुप के लोगों को भी 4-5 को उठाया। फिर जो दिल्ली मजलिस का वफ़द था जिसको मैं हेड कर रहा था, फिर हम उनके परिवारों से मिले जाके और वहाँ जाके सूरत हाल देखी ज़मीन पे आखिर है क्या। तो हमने वहाँ पे भी यही पाया कि पुलिस की जो एक तरफा कार्रवाई, और सबसे बड़ी बात ये कि जिस जुलूस की परमिशन नहीं थी उसको पुलिस ने निकलने दिया। न सिर्फ निकलने दिया, धारदार हथियार, तलवारें, पिस्टल, शॉटगन्स लेके और नारे लगाते हुए जो नौजवान थे, ख़ासतौर से रेडिकल एलिमेंट थे, वो उस प्रोसेशन में थे। उसको पुलिस ने इजाज़त दी। पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हुआ। तो पुलिस चाहती तो उसको रोक लेती, अगर वो रुक जाता तो ये सब कुछ ना होता। उसके बाद सितम ज़रीफ़ी देखिए कि जो मुस्लिम बच्चे जिन्होंने उठाए जेल में भेजे, उन पे 5 पैने से लगा दिया। उसके बाद जो BJP के जो अध्यक्ष आदेश गुप्ता, उसने लेटर लिखा MCD मेयर को कि यहाँ पे जो मुलजिमीन हैं इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, इनको अतिक्रमण को तोड़ दिया जाए, इनके घर ढा दिए जाए। MCD भी उस पर शुरू हो गई और MCD ने भी पुलिस ने भी उनको 400 जवान दे दिया। MCD ने भी अपने 9 बुलडोज़र मंगा के मुसलमानों के घर ढा दिए। यानी गुंडागर्दी की इंतहा हो गई। कोई कानून नहीं, कोई ज़ाब्ता नहीं, कोई संस्थाओं की कोई मर्यादा नहीं, न कोई शर्म इनको बाकी। इन्होंने गुंडागर्दी की जिसे हिंदी में प्रकाष्ठा कहते हैं वहाँ तक पहुँच गए। MCD की कार्रवाई के खिलाफ कई ग्रुप जो है जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं और जा भी रहे हैं। आपकी पार्टी बहैसियत मैं पूछूंगा कि इसमें अमलन क्या कार्रवाई कर रही है? ये तो हुआ कि आपने जायज़ा लिया, जायज़ा लेकर के आप मुझे बताएं अमलन क्या कार्रवाई की जाए। नहीं, मैं पहले वो पूरी बात बता दूं आपको कि जब उन्होंने 9 बुलडोज़र ने पूरे उनके मुसलमानों की दुकानें, मकान ढाने शुरू कर दिए, सुप्रीम कोर्ट का इस बीच में ऑर्डर आ जाता है कि इसको स्टेटस को कर दिया जाए। उसके बाद भी BJP के गुंडे नहीं रुकते हैं और वो उसको ढाते रहते हैं। आखिरकार वो बुलडोज़र कब रुका? जब मंदिर के सामने आ गया, मस्जिद को ढाकर आ गया, मस्जिद के अगले हिस्से को ढाकर आ गया और मुसलमानों के सारे कारोबार बर्बाद करता चला आया और मंदिर पे आके उसे कोर्ट याद आ गया और रुक गया वो। ये दिन के उजाले में हुआ। दूसरी बात, अगर वो मुलजिमीन भी हैं और उन्होंने कुछ ख़ता भी की है तो आप उनको सज़ा देंगे। उनको आपने जेल में डाल दिया, उन पे NSA लगा के आपने और जुल्म कर दिया। लेकिन ये कौन सा आपको कानून इजाज़त देता है कि आप उनके छोटे छोटे बच्चों की रोज़ी भी, उनके घर भी उजाड़ दें, उनके रोज़ी रोटी भी उजाड़ दें, रोटी छीन लें। तीसरी बात, आखिर अगर आपको अतिक्रमण ही हटाना है तो पूरी दिल्ली में अतिक्रमण मौजूद है। यानी जिस जगह दंगा हुआ है, जहाँ लोगों के जो है वो भावनाएं आहत है, यानी कि उनके वो एहसासात उनके मजरू हुए हैं, आप वहीं पे वो बुलडोज़र चलाएंगे। और ये पूरा पैटर्न उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, जिसे बुलडोज़र बाबा कहा गया मुख्यमंत्री को। फिर ये मध्य प्रदेश में जाके बुलडोज़र मामा बन गया वहाँ का मुख्यमंत्री। अब यहाँ पे उन्होंने नया रूप ले लिया। तो ये सब जो तांडव है, ये ख़ास तौर से बहुत ही सोची समझी मुनज़्ज़म साजिश है। इसमें मुसलमानों को टारगेट करके उनको डराया और धमकाया जा रहा है।
ख़ास तौर से जिन शोभा यात्रा जो उन्होंने बदतमीज़ी के साथ निकाली, जहाँ जहाँ मुसलमान ने थोड़ा सा भी रिटेलिएशन किया है वहाँ पथराव हुआ है। पथराव के बाद फिर इन्होंने फिर पूरा नंगा नाच किया है। तो ये जो पैटर्न है इसने पूरे मुल्क में अनारकी पैदा कर दी है। एक बड़े तबके में खौफ व हिरास का माहौल है। मुल्क के बारे में उसका नज़रिया बदल गया है। यानी इस पूरी मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश में सारी सरकारें शामिल हैं और बीजेपी ने मुसलमानों के, ख़ास तौर से गरीब मुसलमानों के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ दिया है। आपने कहा कि खौफ व हरास का माहौल है। इसी खौफ व हरास से निकालने के लिए MIM एक लंबे समय से काम कर रही है। आपके जो कायद हैं वो बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, आप उनकी टीम का एक बड़ा हिस्सा हैं। तो मुसलमान इस वक्त खौफज़दा किया जा रहा है। उससे उस खौफ के चंगुल से निकालने के लिए MIM कर क्या रहे हैं? देखिए, MIM ये कर रही है कि 16 तारीख को दंगा हुआ, 17 तारीख को जो मुलजिम पेश हुए सुप्रीम रोहिणी कोर्ट में, वहाँ हमारा लीगल सेल के जो कन्वीनर हैं एडवोकेट रुखसार साहब, वो उनके साथ पेश हुए। 18 तारीख को 19 तारीख को मैं गया मिलने के लिए वहाँ, उनसे हाल पूछा भी, हम आपके साथ खड़े हैं। फिर बैरिस्टर साहब ने वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हैदराबाद से। देखिए, जो असल इन पे दबाव आया है वो हम ही लोगों के जाने से आया, वरना तो आम आदमी पार्टी जो इस दंगे में बराबर की शरीक है, आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, उसके ट्वीट से ही सारा माहौल ख़राब हुआ। उसने ट्वीट करके ये कहा कि यहाँ पे जो है वो जो पत्थर बरसाने वालों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसने एक बात ये नहीं कही कि दंगाई जो जुलूस निकाल रहे थे आखिर इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद उसके MLA वहाँ पे हैं, एक MLA हाल पूछने नहीं गया। उनका वोट तो उसको चाहिए, लेकिन उनका हाल उनके साथ खड़े होने के लिए कोई एक MLA तैयार नहीं। और ऐसा मौन व्रत करके बैठ गया दिल्ली का मुख्यमंत्री। उसके घर पर ज़रा सारा हमला हो गया था, उसने आसमान सर पर उठा लिया था। आज इतने गरीब मुसलमानों के घर उजड़े और इस शख्स ने एक बयान नहीं दिया। आप बताइए, अरविंद केजरीवाल का आपने कोई ट्वीट देखा हो? उसके प्रवक्ता राघव चड्ढा का एक बयान भी आया, तो यह आया कि बीजेपी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाती है। यानी आम आदमी पार्टी को ये मुसलमान रोहिंग्या और बांग्लादेशी नज़र आ रहे हैं। वोट लेते टाइम तो उसको अपने वोटर थे ये, और आज जब वोट उनका काम निकल गया और तो आज वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी नज़र आ रहे हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी शरीक है। जब हम वहाँ गए और हमारी जब ये खबर आम हुई कि देखिए ये हमारे साथ हैं, तब सारी पार्टियों में खलबली हुई। उसके बाद जब कल सारा कांड हुआ तो मैं और सदर साहब बिना सिक्योरिटी लिए हुए, बिना बताए हुए हम लोग वहाँ पहुँच गए। और हम गए भी पीछे गलियों में से, चूँकि आगे से तो पुलिस जाने नहीं देती। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहाँ जाकर उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, मैंने और उन्होंने साथ मगरिब की नमाज़ पढ़ी। फिर जो हिस्सा तोड़ा गया वो हिस्सा देखा। फिर जो मुतासरीन या जो मुलज़मीन हैं और जो मुतासरीन हैं उन दोनों की फैमिली से मिले हम, उनकी फैमिली से मिल के बात करके उसके बाद पुलिस ने हमें आगे नहीं जाने दिया और हम वहाँ से चले आए। आगे की कार्रवाई देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये कार्रवाई बता रहा हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर बैरिस्टर साहब ना करते तो ये धारे चेंज नहीं होते। बैरिस्टर साहब की टीम, यानी मैं वहाँ ना जाता तो ये लोगों को उनको कान खड़े नहीं होते। बैरिस्टर साहब नहीं जाते तो आज देखिए पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू हो गया। आज आम आदमी पार्टी के भी 3 MLA पहुँच गए। आज राहुल गांधी की भी जो उनकी ब्रिगेड है, जिसको मुसलमानों के लिए उन्होंने रिजर्व रखा रहता है, वो भी पहुँच गई। आज सबको याद आ गया, सुना है मैंने और पार्टियां वाले भी आने वाले हैं। तो बैरिस्टर साहब ही वो शख्स हैं जो मुसलमानों के दर्द को दर्द की तरह लेकर और फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, फ्रंट फुट पे बात कर रहे हैं। और वो पूरी मीडिया को, पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। वो वाइस शख्स है जिसने हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर को चैलेंज किया है कि तुम्हारी होम मिनिस्ट्री रहते हुए दिल्ली ने 4 बड़े दंगे झेले हैं और तुम्हें अब इस पोस्ट पे रहने का कोई हक नहीं है, तुम्हें ही जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। है किसी में हिम्मत जो अमित शाह से आंख में आंख डाल के और उनको जिम्मेदार ठहराए? ये अरविंद केजरीवाल या कांग्रेस, ये सब आपस में मुसलमानों के ताल्लुक से सब एक हैं। मुसलमानों को सब ने बेवकूफ़ बनाया है, मुसलमानों को कोई हाल पूछने वाला नहीं है। अब आ जाइए कोर्ट में। कोर्ट में भी जितने भी एडवोकेट काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। कल भी हमारे एडवोकेट से बात हो रही थी और इस पर खूब मशवरा हुआ है कि आखिर अभी जो पिटीशन डली हुई है, अब इसके साथ और कौन सी एडिशनल पिटीशन डाली जा सकती हैं, उस पर हम गौर कर रहे हैं। हम लीगली, पॉलिटिकली, सोशली और ह्यूमन ग्राउंड पे सब तरह से इसमें हम मुसलमानों के साथ हैं। और हम ये बताना चाहते हैं, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपने 70-75 साल से नाम नहाज सेकुलर पार्टीज़ के झांसे में आकर आपने हालत को इतना कमज़ोर कर लिया। आज आपके साथ, आपके मरने पे भी आपके साथ कोई खड़े होने को तैयार नहीं है। आपके दिन के उजाले में घर उजाड़े जा रहे हैं, लेकिन कोई सेकुलर पार्टीज़ का लीडर आपके साथ नहीं खड़ा हो रहा। वो तो चूँकि मर्द मुजाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज आपके सामने आपके साथ आके मस्जिद में नमाज़ पढ़ कर चला गया, तब ये सब लोग खाना पूर्ति करने आ रहे हैं।
तो सवाल अब ये है कि आने वाला मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। मेरी आप लोगों से मुअद्दबाना अपील है, मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि अब भी वक्त है, आपने आप को अगर अपना वजूद बचाना चाहते हो तो सियासी तौर पे मुत्तहद कर लीजिए, अपने परचम अपने कायद के साथ आ जाइए। आप देखिए कि बिना आपके वोट की ताकत के तो वो शख्स इतनी दिलेरी से बोलता है, इतनी बेबाकी से बोलता है, जिस दिन आप सब लोग एक वोट की ताकत बनकर उसके पीछे खड़े हो जाओगे तो आप देखना कि आपके मसाइल पल भर में हल हुआ करेंगे। और आने वाला वक्त चूँकि आपके लिए और तंग किया जा रहा है, ये तमाम जो देश की दुश्मन ताकतें हैं या मुस्लिम दुश्मन ताकतें हैं, ये सब आपके वजूद की दुश्मन हैं। इन्हें आपका बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ जहाँ दंगे हुए हैं वहाँ का अगर आप पैटर्न देखें तो वो यही है कि मुसलमानों ने थोड़ी सी भी अगर ज़रूरत दिखाई है उनके सामने बोलने की, तब उन्हें सबक सिखाने के लिए ये RSS और भगवादारियों ने ये सब दंगे कराए हैं। तो यहाँ आप समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको अपना वजूद बाकी रखना है, अपनी आवाज़ को बुलंद रखना है, तो आपको सियासी तौर पर मुत्तहद होना होगा, अपने प्लेटफॉर्म अपनी क़यादत को मजबूत करना होगा।